नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न का। संघ रिमोट कंट्रोल इस प्रकार की चीजें बिल्कुल कभी नहीं करता है। संघ राजनीतिक संगठन नहीं है। संघ कभी भी सरकार या प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम आरएसएस से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। यहाँ तो लोग प्यार से मिलने के लिए जो भी जीते हैं सब आए हैं। सकट सिखो अपने क्षेत्र में संघ के जो भी कार्यकर्ता थे उसे काफी सहायता मिली। नहीं, मैं तो इंद्रेश जी का स्वास्थ्य पूछना है। ये सब हास्यास्पद बातें हैं। अब बीजेपी क्या है? बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वो अपनी मातृत्व पार्टी मानते हैं। बीजेपी के बारे में जो इलेक्शन में बोले वो इलेक्शन के बाद भी बोलेंगे। आरएसएस की आइडियोलॉजी को डिफीट करना है इंडिया में। 17 मई बीएस येदियुरप्पा आरएसएस के दफ्तर पहुंचे। 18 मई कलराज मिश्रा, वेंकैया नायडू, हर्षवर्धन, शिवराज सिंह चौहान, मुरली मनोहर जोशी, स्मृति ईरानी भी आरएसएस के दफ्तर पहुंचे। 19 मई 11:15 बजे अनुराग ठाकुर, प्रकाश जावड़ेकर। 5 मिनट बाद 10:50 पर राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे। करीब 1.5 घंटे बाद 12:30 बजे विनय कटियार, आरके सिंह, उदित राज, मनोज तिवारी, कैलाश विजयवर्गीय। 1:15 बजे अरुण जेटली और हर्षवर्धन। आधे घंटे बाद 1:45 बजे अमित शाह और शाम 6 बजे शाहनवाज हुसैन भी आरएसएस के दफ्तर पहुंचे। वैसे तो आरएसएस भी कहता है और देश के लोगों ने भी आरएसएस के कहने पर सवाल नहीं उठाया कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संस्था है जिसका सत्ता की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इसलिए चाहे अभी अभी चुनाव हुए हों, चाहे बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली हो, चाहे नई सरकार बनने जा रही हो, बावजूद इस सब के हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये तमाम नेता सत्ता की राजनीति के लिए नहीं बल्कि संस्कृति का पाठ पढ़ने के लिए आरएसएस के दफ्तर आए थे। या फिर सुना है वहां का खाना बहुत अच्छा होता है, तो खाना खाने के लिए तमाम नेता वहां गए होंगे। हम अबोध होंगे, अनजान होंगे, भोले शिशु होंगे और महामूर्ख होंगे अगर हम ये सब मान ले तो ये तमाम नेता वहां क्यों जा रहे हैं? संघ का बीजेपी से क्या रिश्ता है? क्या बीजेपी का रिमोट संघ के हाथ में है? इसी से निकलता है आज का विषय मोदी सरकार, संघ और रिमोट कंट्रोल। और इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या मोदी सरकार का रिमोट संघ के हाथ में होगा? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 31818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान हैं। स्टूडियो में हैं संघ मामलों के जानकार राकेश सिन्हा और दिल्ली में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों की राय और सवाल लेते हैं। लखनऊ में बिजनेसमैन सुशील सिंह ने अपना सवाल पूछा है। सुनते हैं सुशील का सवाल। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी आरएसएस के कहने पे काम करती है। क्या मोदी जी भी आरएसएस के इशारे पे काम करेंगे? हमारी वेबसाइट IBNखबर.com पर फिरोज बेग ने लिखा है कि क्या संघ की सरकार में दखलंदाजी सरकार में सत्ता के 2 केंद्र नहीं बना देगी? ये 2 सवाल है साहब। राकेश, मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं, सत्ता के 2 केंद्र बनना, और अगर आपको याद हो कि जब जनता पार्टी टूटी थी तो वही ड्यूअल मेंबरशिप के मुद्दे पर टूटी थी। इस दफे जो इनके सवाल हैं, आपको इनका क्या जवाब देंगे? एक तो कोई भी सवाल आइसोलेशन में नहीं होता है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। 17 मई से पहले जो डिबेट था वो डिबेट यह था कि संघ अच्छा है, मोदी बुरे हैं। संघ उदार है और मोदी को कट्टर छवि प्रस्तुत की जा रही थी। मोदी के बिना संघ, मोदी के बिना भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत किया जा रहा था। 17 मई के बाद संघ या भारतीय जनता पार्टी दोनों के बारे में धारणा, फर्क नहीं है। फर्क की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, 2 अलग अलग संगठन हैं। अब वो सब डिबेट सेटल हो चुका है। विनोद जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं। डिबेट तो भी शुरू हो रहा है। डिबेट संघ सांस्कृतिक संस्था है या राजनीतिक संस्था? डिबेट उसी दिन सेटल हो गया था जिस दिन 1979 में जनता पार्टी में स्प्लिट हुआ था। जनसंघ के लोगों से कहा गया था कि आप आरएसएस से अपना नाता तोड़ लीजिए। जनसंघ के लोगों ने कहा कि हम अपनी मां से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं और मां की गोद में हमेशा सत्ता विमर्श के लिए नहीं जाते हैं। देखिए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का प्राध्यापक हूं।
मैं संघ कार्यालय बार बार जाता हूं। यदि मैं राजनीति में होता तो मेरा बार बार जाना निर्देश देना होता। आज यदि मैं प्राध्यापक हूं तो मेरा जाना निर्देश देना नहीं होता है, क्योंकि राजनीति को हमेशा राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। एक बात में, हाँ जी पूछे, क्या सत्ता विमर्श के लिए भी जा सकते हैं संघ के पास? देखिए, जब मां की गोद में मैं सत्ता विमर्श के लिए भी जा सकते हैं। आपका प्रश्न बहुत व्यवहारिक है और मैं उसका व्यवहारिक उत्तर दूंगा। संघ के जो बड़े अधिकारी हैं, शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना संघ में अपना सार्वजनिक जीवन एक नगर में शाखा लगाकर शुरू करके 40 साल की लंबी अवधि यात्रा के बाद घर छोड़कर, द्वार छोड़कर, जो होम एंड हर्थ को छोड़कर आज उस जगह पहुंचे हैं। रिनाउंसमेंट की वह पराकाष्ठा है। वहां पर बैठे लोगों का अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में एक अपना मूल्यांकन होता है। जो स्वयंसेवक राजनीति में हैं, यदि उस स्वयंसेवक वहां जाकर उनके विमर्श से लाभ उठाते हैं तो इसको रिमोट कंट्रोल नहीं कर सकते। ये विमर्श जो है, सलाह जो है, ये राजनीतिक भी हो सकती है ना? क्यों नहीं होगी? राजनीति अछूता नहीं। और मैं संघ झाल मंजीरा बजाने वाला सांस्कृतिक संगठन नहीं है। संघ को जहां आवश्यकता पड़ेगी राजनीति में खुले रूप में दखल देगी, जैसे संघ ने 2014 में दिया, जैसे 1974 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में दिया था। आपातकाल में भूमिगत रहकर संघ के लोगों ने जितना त्याग किया, वह संघ का राजनीति के प्रति दृष्टि जो थी उसके कारण था। यदि संघ भी झाल मंजीरा बजाने वाला संगठन होता तो इंदिरा जी के साथ झाल मंजीरा बजाता। वो संगठन नहीं है। जी के साथ भी बजाया। एक और बता दूं, हाँ, जहां जरूरत पड़ी वहां पर जाएंगे। एक और मैं बता दूं कि जब देश आजाद हुआ और देश को फूड कैंपेन की जरूरत पड़ी तो फूड सेक्रेटरी ने नेहरू जी से लिखा कि फूड कैंपेन के लिए संघ की आवश्यकता है। नेहरू जी ने कहा, टेक देयर हेल्प बट दे आर श्रूड पीपल। और वो फूड कैंपेन जो इतिहास में रेखांकित किया जाना चाहिए, देश का पहला फूड कैंपेन सफल हुआ संघ की सहायता, मदद और सक्रिय भागीदारी से। जी कुलदीप साहब, मैं आप पर आता हूं। आपने राकेश सिन्हा साहब का जवाब सुना, आपने सवाल भी सुने, आप क्या कहेंगे? इनका यह मानना है कि सलाह के लिए, राजनीतिक सियासी सलाह के लिए भी संघ के पास जाया जाता है। ये पहली बात हमने नहीं सुनी थी, सिर्फ सांस्कृतिक संगठन सुना था। विनोद, मेरे ख्याल में तो अब आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रहा जी। अब एक ही बात है, क्योंकि देखिए, राजनाथ सिंह जब बुलाते हैं मीटिंग तो संघ और बीजेपी के लोगों की बुलाते हैं। जब गडकरी साहब मिलने जाते हैं तो आरएसएस के लीडरों से भी और बीजेपी के लीडरों से भी बात करते हैं। और पहले जो फासला नागपुर से झंडेवाला में हुआ करता था वो फासला नहीं रहा। अब तो दोनों एक ही चीज हैं, क्योंकि संघ वाले बैठे थे जब इलेक्शन की टिकटें बांटनी थी और उसके बाद भी प्रोपेगेंडा में रहे। तो मैं समझता हूं कि अब सिर्फ इतना रह गया कि कुछ लोग हार्ड लाइनर जो हैं बीजेपी में, उनको आरएसएस कहा जाएगा, दूसरे नहीं। लेकिन बात अब कोई फासला नहीं रहा, अब बात एक ही है। जी, हम आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पर आदेश कंबोज ने लिखा है कि मोदी सरकार की मदद से संघ अपना कौन सा एजेंडा चलाना चाहता है। और आगे बढ़े तो राजस्थान के धौलपुर से अनुराग शर्मा ने फोन पर अपना सवाल पूछा है। सुनते हैं क्या है इनका सवाल। आरएसएस पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? बार बार ऐसा क्यों कहा जाता है? जी, कौन सा एजेंडा चलाना चाहता है राकेश? देखिए, मोदी सरकार की मदद से संघ अपना कौन सा एजेंडा चलाना चाहता है? जो देश का एजेंडा है वही संघ का एजेंडा है। और मुझे लगता है अभी संघ चाहता है कि इस देश का आर्थिक विकास, जो देश आर्थिक विकास में और आंतरिक सुरक्षा में पीछे पड़ गया है जी, उस देश को उस स्थिति में लाया जाए कि देश की सीमा, सम्मान और संपन्नता जी तीनों हासिल हो। और सांस्कृतिक रूप से जो देश की विरासत है, उस विरासत के प्रति देश में सजगता हो, बाहर का आकर्षण हो। जैसे मोदी जी ने कहा कि काशी विश्वनाथ, काशी पूरे विश्व का सांस्कृतिक केंद्र बने, यह अभिलाषा है। कोई भारत का व्यक्ति भारत के किसी नगर के बारे में विश्व का सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहेगा तो ये किसी संगठन का, व्यक्ति का नहीं, एक सभ्यता का एजेंडा है। इस सभ्यता में हजरत अमीर खुसरो, रहीम ये भी शामिल करते हैं आप? उनके प्रति कौन है? वो हैं भारत की विरासत जो बढ़ रही है, उस विरासत में सबों का कंट्रीब्यूशन है। जो इस देश को अपनी मातृभूमि मानकर इस देश में पैदा हुआ है, जो रामकृष्ण की तरह इस मिट्टी में खेला कूदा बड़ा हुआ और इस देश की सभ्यता को योगदान दिया है, जो इस देश को धर्मशाला नहीं मानता है,
वो सब इस देश के भागीदार हैं। सभी संस्कृति में सबों का योगदान होता है और संघ को के बारे में आलोचक इसकी परिभाषा स्वयं करते हैं, फिर इसकी आलोचना भी करते हैं। नहीं, देखिए आपने कहा अभी कि मातृभूमि मानता हो जो, लेकिन संघ तो मातृभूमि नहीं, वो तो पितृभूमि की बात करता है। कहीं संघ में मातृभूमि हम मानते हैं, संघ में पितृभूमि, वो सावरकर जी ने पितृभूमि कहा है। संघ तो मातृभूमि कहता है, संघ की परिभाषा संघ देगा। कुलदीप साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो सवाल उन्होंने पूछा कि अपना कौन सा एजेंडा संघ मोदी सरकार के जरिए चलाना चाहता है। आरएसएस की एक फिलॉसफी है जो एक क्लीवेज की है, डिवाइसिवनेस की है, अलग अलग करने की है, तो वही एजेंडा चलेगा। हाँ, ऊपर से ये कहा जाएगा कि सब मिलके हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो धर्म और रिलीजन का कार्ड है वही खेला जाएगा। और मुझे बहुत डर लगता है कि मोदी की सरकार में चाहे ऊपर से तो कहा जाएगा कि ये सेकुलर है, लेकिन ये एक ऐसा कार्ड चलाएंगे जिससे कि हिंदू और मुसलमानों में फर्क हो। राकेश, आप यू वांट टू रिबट? कुलदीप साहब, आपका तो बहुत लंबा तजुर्बा है और आपको पढ़ते हैं, आपसे हम सीखते हैं। आपने 1977-78 की घटना को देखा, 1967 को भी देखा है। उस काल में संघ ने ऐसा कौन सा एजेंडा चलाया था जो कि भारत के और बाकी दलों के एजेंडा से भिन्न था? काल्पनिक शत्रु मानना संघ को और संघ से भविष्य में खतरा मानना और बार बार उसको दोहराया जाना उसका एजेंडा नहीं हो सकता है। संघ ने सबस्टांशियली कौन सा ऐसा एजेंडा चलाया जो देश के लिए घातक सिद्ध हुआ, जो बाकी दल नहीं चलाना चाहते थे और संघ ने 77 में जनता पार्टी को बाध्य किया ऐसा करने के लिए? कुलदीप साहब, योर रिएक्शन प्लीज। देखिए 77 में जी, हाँ, जो 77 में जीत के आए तो उसमें देखिए उन्होंने जनसंघ को अपना खत्म कर दिया था और वो फिर जनता दल में आए, और जब टूटी तो इसी बात पे टूटी कि ड्यूल मेंबरशिप पे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जनता के अब जो है ये आरएसएस तो रहेगा और फिलॉसफी उन्हीं की चलेगी, लेकिन मोदी का अब जो कंसंट्रेशन होगा वो डेवलपमेंट पे होगा। चाहे वो दूसरा पत्ता खेलते रहेंगे, लेकिन डेवलपमेंट, क्योंकि अब उनसे बहुत आशा हो गई है और इतना मैंडेट मिला है स्टेबल गवर्नमेंट का कि अगर उन्होंने आशाओं को पूरा ना किया डेवलपमेंट या नौकरियों का, तो लोग उनसे नाराज हो सकते हैं। देखिए, मैं एक आपको, ये ताज़ा है, अभी एमजी वैद्य साहब हैं, ये आरएसएस के बहुत पुराने एक थिंकर रहे हैं। इन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा है, राकेश मैं आपके रेफरेंस के लिए भी पढ़ देता हूं। इस बार भाजपा ने अपने दम पर 284 सीटें जीती हैं। पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए जितनी सीटों की जरूरत होती है उससे 12 सीटें ज्यादा। ये अभूतपूर्व विजय है। इस जीत की एक और विशेषता यह कि भाजपा का अपना स्वतंत्र घोषणा पत्र 1999 के घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया था, वो अयोध्या का राम मंदिर, आर्टिकल 370 और समान नागरिक कानून जैसे मुद्दे इस बार के भाजपा के घोषणा पत्र में हैं। इन मुद्दों के साथ चुनाव में भाजपा के साथ टीडीपी, शिवसेना, अकाली दल, लोजपा और दक्षिण भारत की कुछ अन्य पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा। विकास और पारदर्शिता के ये मुद्दे भी थे। जिन मुद्दों का जिक्र ऊपर किया गया है उस पर शायद सभी की एक राय न हो, लेकिन इन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरी भाजपा के साथ जो अन्य पार्टियों ने गठबंधन किया था, उसके मुताबिक अब ये सुनने की बात है कि इन मुद्दों पर, यानी अयोध्या का राम मंदिर, आर्टिकल 370 और समान नागरिक कानून, इन मुद्दों पर कानून और संविधान की मर्यादा का पालन करते हुए अगर भाजपा ने कुछ कदम उठाए तो साथी दलों को इसका विरोध करने की वजह नहीं होनी चाहिए। यानी क्योंकि अपनी ताकत पर एक बहुमत आया है, इसलिए ये मुद्दे भी उठाने चाहिए। गणेश अग्रवाल ने फोन पर अपना सवाल पूछा है, सुनते उनका सवाल क्या है। मोदी जी के आने से राम मंदिर बनेगा और क्या देश में कोई ऐसा परिवर्तन आएगा जिससे देश के लिए कोई अच्छे कार्य होंगे? इन्होंने भी राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। फेसबुक पर लिखा है, इस बार संघ पहली बार बीजेपी के लिए खुलकर सामने चुनाव प्रचार में आया। ऐसा करने में उनकी क्या मजबूरी थी? जी राकेश, एक तो राम मंदिर का मुद्दा जो एमजी वैद्य साहब ने ब्लॉग में लिखा है कि अब 283 सीटें आपकी आ गई हैं तो आप इंडिपेंडेंटली ये मुद्दे उठा सकते हैं, बजाय ये कहने के कि 2/3 मेजोरिटी है तभी।
हाँ, और साथ ही में आपके सहयोगी दल उन्होंने कहा है कि अगर संविधान की मर्यादा का पालन किया जाए तो उनको एतराज नहीं होना चाहिए, वैद्य साहब का कहना है। इन्होंने भी राम मंदिर का सवाल उठाया। जी देखिए, किसी समस्या को लटका के रखने की आवश्यकता नहीं है, और वैद्य जी ने इतना ही लिखा कि संविधान और मर्यादा में जी, और संविधान में अभी राम जन्मभूमि का मुद्दा सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय में है, तो न्यायालय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी जी। एक, और 370 पे मोदी जी ने पहले ही डिबेट चलाया था, और वो डिबेट चलना चाहिए। वो डिबेट का संबंध राष्ट्र की एकता अखंडता से, पैट्रियार्की से है कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता है, आरटीआई नहीं लागू हुआ, एंटी करप्शन नहीं लागू हुआ, अर्बन सिंगलिंग एक्ट नहीं लागू हुआ। इन 4 पर किसको ऐतराज है? जिनको ऐतराज है उनसे हम वैचारिक रूप से संघर्ष करने के लिए और संवाद करने के लिए दोनों तैयार हैं। जी कुलदीप साहब, ये जो एमजी वैद्य साहब ने लिखा है और जो सवाल पूछा गया है कि क्योंकि अब इनकी मेजोरिटी है, 283 सीट्स हैं, क्या ये राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड और आर्टिकल 370 ये मुद्दे उठाएंगे? और वैद्य साहब कह रहे हैं कि जो सहयोगी दल हैं उनको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है जो खुद भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जी राम मंदिर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, अंदर डाल दिया, और कुछ बहुत वो भी कहा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, तो इसलिए मेरा ख्याल है इस पे तो इतनी बात नहीं होगी। और वैसे भी मंदिर एक मौजूद ही है, छोटा हो या बड़ा। लेकिन अगर 370 आर्टिकल जो कि एक स्टेटस देता है कश्मीर को खास, उसको छेड़ने की कोशिश की, तो ये एक बहुत, जैसे उन्होंने फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये इंटेग्रेशन ऑफ कश्मीर विद इंडिया ये फिर से खुल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए बीजेपी के साथी जो हैं इस पे राजी नहीं होंगे। कुलदीप साहब, एक तजवीज दी गई थी बहुत साल पहले कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, जिसका जिक्र अभी भी हुआ था, एक बीजेपी के बड़े नेता ने किया। जम्मू अलग राज्य हो और जो वैली है घाटी उसको यूएन प्रोटेक्टोरेट बनाया जाए। क्या इस तरह की बातें भी हो सकती हैं? अब ये कि भाई ये तो सही है आपका कहना कि जम्मू अगर कोई ऐसी फ्यूचर हुआ कभी मुस्तकबिल में, तो जो लद्दाख है वो तो एक यूनियन टेरिटरी बन जाएगी, वो पहले भी कहते हैं, और बुद्धिस्ट हैं। जम्मू जो इलाका है वहां पे हिंदुओं की मेजॉरिटी है, वो शायद इंडिया से मिल जाए। लेकिन जो वैली है जिसमें 98% मुसलमान हैं, तो वो जो हैं वो चाहते हैं आज़ादी। तो आज़ादी तो हम कैसे पॉसिबल ही नहीं है, वैसे भी लैंड लॉक्ड हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको जो 370 जब बनाया गया था और कुछ वादे किए गए थे, उन वादों पे पूरा उतरना चाहिए, और उनको सिर्फ हिंदुस्तान को अपने साथ या सेंटर को सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, और अब कम्युनिकेशन की तो बात रही नहीं, वो तो प्राइवेट सेक्टर चलाए, इन दोनों के अलावा बाकी चीजें सब उनको स्टेट को सौंप देनी चाहिए। राकेश, आप देखिए, मुझे तो आश्चर्य है कुलदीप साहब क्यों 370 को यह स्टेटस दे रहे हैं, जब नेहरू जी ने स्वयं कहा और संविधान में है ये एक अस्थायी, ट्रांजिटरी और टेम्पररी स्टेटस इसको माना गया था, और इसके लिए कोई संविधान संशोधन की बहुत आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात कि आपने कहा 98% मुसलमान हैं, इसलिए वो आज़ादी चाहते हैं, तो क्या हम मान लें कि जहां जहां 98% मुसलमान हो जाएंगे वो आज़ादी चाहेंगे? देखिए, देश का अभिन्न अंग है, बात होनी चाहिए पीओ को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत लाने की। इस कश्मीर को छेड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और फारूक अब्दुल्ला जी ने जो कहा वह शायद मुगालते में है कि देश मानसिक रूप से तैयार है उसके इंटीग्रेशन के लिए, 370 को विदा करने के लिए। जी, ट्विटर पर परीक्षित ने लिखा है कि क्या हम गांधी परिवार के रिमोट वाले दौर से निकलकर संघ परिवार के रिमोट के दौर में आ गए हैं? IBNखबर.com पर दिनेश ने लिखा है कि मोदी का इतिहास बताता है कि वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, ऐसी सूरत में उन पर शक करना कितना जायज है। 2 सवाल हैं, आपस में मेल नहीं खाते हैं। मैं राकेश आपसे पूछना चाहता हूं कि गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल और अब संघ का रिमोट कंट्रोल, जैसे एक एक करके नेता जा रहे हैं वहां, यकीनन खाना खाने नहीं जा रहे हैं, यकीनन झाल मंजीरा नहीं, संस्कृति का पाठ भी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आपने खुद कहा है। सियासत की विमर्श भी हो सकती है, सियासत की सलाह भी हो सकती है। तो क्या रिमोट कंट्रोल अब 10 जनपद से हटकर केशव कुंज झंडेवालान पहुंच गया है? देखिए, रिमोट कंट्रोल का तात्पर्य यह होता है कि आप आदेश देते हैं कि एक सब्सटेंशियली काम करो। मंत्रिमंडल का 2 लिस्ट तैयार होना, कानून 2 जगहों से बनना, एक भारत का कैबिनेट बनाएगा और दूसरा कानून राष्ट्रीय सलाहकार परिषद सोनिया गांधी का बनाएगा।
एक कानून जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद कैबिनेट पास करेगा उसको राहुल गांधी तार कर देंगे और प्रधानमंत्री बाध्य होकर करेंगे। यह स्थिति को रिमोट कंट्रोल कहते हैं। हाँ। जब कोई सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कोई आप कहीं से प्रेरणा लेने जाते हैं कि जो मैं सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है क्या मुझे कोई ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक विस्तृत दायरे में आप विनोबा भावे के पास इंदिरा गांधी जाती थी तो क्या विनोबा भावे उन्हें रिमोट कंट्रोल करती थी? जयप्रकाश नारायण के पास मोरारजी देसाई जाते थे तो क्या मोरारजी देसाई रिमोट कंट्रोल करते थे? जी कुलदीप साहब, आप इसका क्या जवाब देंगे कि क्या रिमोट कंट्रोल अब शिफ्ट हो गया है 10 जनपद से केशव कुंज झंडेवालान की तरफ? गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल अब आरएसएस के हाथ में है मोदी सरकार के लिए। देखिए, जो गांधी परिवार की बात है, अब कांग्रेस में स्वाय डायनेस्टी के शुरू से कोई और चीज रही नहीं, इसलिए अब हार के बाद कोई लीडर का अमर्ज होना बहुत मुश्किल है, अब पॉसिबल नहीं है। तो ये तो इनका तो कंट्रोल रहेगा डायनेस्टी का, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। रहा आप बात जो झंडेवाला की, वो मैं समझता हूं कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब आरएसएस और बीजेपी का कोई फर्क रहा ही नहीं, अब झंडेवाला और नागपुर एक ही बात है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो कोई ये जो सोचेंगे, चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी हो, जो हार्डलाइनर सोचेंगे वही होगा। जी, जो हार्डलाइनर सोचेंगे वही होगा। बस एक छोटा सा क्विक कमेंट करूंगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, कि दलित बस्तियों में और वनवासी क्षेत्रों में हजारों संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, जिनका दिल्ली के दरबार से राजनीति से कोई मतलब नहीं है। यह संघ और भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी फर्क को रेखांकित करता है। बहुत धन्यवाद आपका राकेश सिंह, अपना समय देने के लिए। कुलदीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त हमें दिया। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल संघ के हाथ में रहेगा। इस सवाल पर हमें 45% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 55% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। इस वक्त नरेंद्र मोदी की तारीफ के नक्कार खाने का शोर सब तरफ गूंज रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, व्यापार हो, स्टॉक एक्सचेंज हो या मीडिया हो। लोकसभा में विपक्ष बटा हुआ है, इस कदर बटा हुआ है कि एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो मुख्य विपक्षी पार्टी, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कहला सके। ऐसे में मीडिया से उम्मीद की जाती है कि वो सरकार के तौर तरीकों पर पैनी निगाह रखे, लेकिन मीडिया में भी लोगों के सुर बदलने शुरू हो गए हैं। अखबारों के संपादक हों, कॉलमनिस्ट हों या टेलीविजन के एंकर्स हों, सब अपने अपने तरीके से अपने अपने मतलब के लिए मोदी का गुणगान करते दिख रहे हैं। कुछ सरेआम, कुछ ढके छुपे तरीके से, कुछ इशारों में। इमरजेंसी के दिनों में मीडिया के बारे में एल.के. अडवाणी ने ही कहा था, यू वर मियरली आस्क्ड टू बेंड, यू चोज टू क्रॉल। आपसे सिर्फ झुकने को कहा गया, आप तो रेंगने लग गए। इस वक्त रेंगने वालों में मीडिया के कुछ बड़े नाम भी हैं। बहरहाल, मोदी की तारीफ के नक्कार खाने में हम सिर्फ एक तूती हैं। तूतीए हिंद। नमस्कार। ये था आज का प्रश्नकाल। हम मंगलवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके।